नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का आज के हमारे सेशन में। यूजीसी नेट का अभी आपका जो सिलेबस है पुनः हम लोग शुरुआत करते हैं। जो हमारे टॉपिक बचे हुए हैं उन टॉपिक के बारे में देखिए। हमारा जो यूनिट 1 है जहां पे हमारी स्वनिम व्यवस्था स्टार्ट हुई थी। स्वनिम व्यवस्था के बारे में बात करें, खंडीय और खंडीयतर। खंडीयतर खंड की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खंडीय खंडीयतर का शुरू हो चुका है। अब इसका जब आप सिलेबस देखोगे, सिलेबस में यहाँ पे लिखा हुआ है उपसर्ग प्रत्यय। शुरुआत जो होती है आपकी कहां से होती है? उपसर्ग और प्रत्यय से होती है। इसके बाद में वहीं पर लिखा हुआ है समास, लिखा हुआ है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन वगैरह लिखा हुआ है। हालांकि हम 2024 का जो पेपर देखते हैं, 2024 के पेपर में अभी तक किसी भी प्रकार से व्याकरण के ऐसे ज्यादा प्रश्न आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। केवल एक क्वेश्चन सीधा सीधा समास से आया है और इसीलिए हम यहां पर पहला टॉपिक शुरू करने वाले हैं। किसके साथ में? समास के साथ में शुरू करने वाले हैं। हालांकि दूसरी शिफ्ट की अगर बात की जाए तो दूसरी शिफ्ट की चीजें अलग है, परंतु जो सुबह की शिफ्ट में एक बार जो पेपर हुआ हिंदी का, वहां से जो हमें पेपर मिला था उसमें समास का केवल एक ही प्रश्न आया हुआ है और इसीलिए हम टॉपिक समास से शुरुआत करने वाले हैं। तो हम खंडी खंडीतर कंप्लीट करके फिर अगले यूनिट में पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर शुरुआत करने वाले हैं समास के बारे में। समास किसे कहा जाता है, समास की परिभाषा क्या है? तो देखिए यहां पे अब जो मैं आपको लिखा रहा हूं ये हैंड रिटन लिखाऊंगा, तो आपको साथ ही साथ लिखते जाना है। ठीक है, जो मैं यहाँ पे पढ़ाते जाऊंगा ये आपको क्या करते जाना है? लिखते चले जाना है। समास का टॉपिक आता है, समास की परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले हम यहां पर शुरुआत इसके साथ करने वाले हैं। ठीक है, समास का मतलब क्या है, समास का मीनिंग क्या है? तो समास शब्द जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबसे पहले तो ये प्रश्न बनेगा। समास का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो जो समास का शाब्दिक अर्थ होता है इसको देखिएगा, लिखा है समास। और समास के अगर हम यहां पर शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना। क्या होता है सर? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। क्या अर्थ होता है इसका? संक्षिप्त करना होता है, मतलब किसी चीज को छोटा करना, किसी शब्द को छोटा करना, संक्षिप्त करना। या हम इसे दूसरा नाम भी दे सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसे? संक्षिप्तीकरण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर? संक्षिप्तीकरण भी कह सकते हैं। तो ये समास का शाब्दिक अर्थ होगा। अब परिभाषा के साथ जब हम चलते हैं कि सर इसकी परिभाषा क्या होती है, तो परिभाषा वही हमेशा से आपने पढ़ी है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो नया पद बनता है उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो ये हम यहां पर परिभाषा एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बार हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, जस्ट हमने स्टार्ट ही करा है तो सिंपल सी परिभाषा लिख लेते हैं। क्या परिभाषा इसकी आएगी? देखिए सामान्य रूप में जो आपने आज तक पढ़ी है वही मैं यहां पे परिभाषा लिखाऊंगा ताकि आपको कोई समस्या यहां पे होने ना पाए। ठीक है, तो परिभाषा देखते हैं हम, यहां पे लिख लेते हैं सिंपल सी। दो या अधिक पदों से, दो या दो से अधिक शब्दों 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 से, है ना, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ सार्थक शब्द, मिलकर बना हुआ सार्थक शब्द, मिलकर बना हुआ सार्थक शब्द ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, मिलकर बना हुआ सार्थक शब्द समास कहलाता है। ठीक है, सार्थक शब्द समास कहलाता है। ये हो गई साहब यहां पर परिभाषा आपकी, बिल्कुल सामान्य सी परिभाषा, साधारण सी परिभाषा है। इसमें कुछ ऐसा इतना गोलमोल नहीं करना कि हमें कुछ अलग तरीके से पढ़ना है। जो हमने पहले पढ़ी है वही सामान्य परिभाषा हमें यहां पर डिस्कस करनी है। ठीक है, अब इस समास में दो तीन चीजें और इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको यहां पर ध्यान रखना होता है। ये दो तीन चीजें कौन सी हैं इसको देख लीजिएगा। एक होता है समस्त पद। क्या होता है? समस्त पद कहा जाता है, या इसी को हम कहते हैं सामासिक पद। क्या क्या नाम देते हैं? या तो समस्त पद कह लेते हैं या तो हम इसे नाम देते हैं सामासिक पद, और एक होता है जिसे कहा जाता है सामासिक विग्रह या समास विग्रह। हम क्या कह सकते हैं? समास विग्रह भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे अगर हम चाहें तो समास विग्रह का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, हम इसे समास विग्रह का भी नाम दे सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके हम नाम लिख लेते हैं। कॉपी में नोट डाउन जरूर करते जाइएगा। ठीक है ना, चलिए नोट जरूर करते जाइएगा। एक होता है समस्त पद या समासिक पद कहते हैं, और एक होता है क्या? समास का विग्रह। ठीक है, अब देखो अगर आपने उदाहरण देखे हो तो उससे भी आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपने उदाहरण देखे हो तो बिल्कुल आप लोग उससे भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कुछ भी यहां पर उदाहरण स्वरूप लिखा हुआ है, कोई भी उदाहरण लिखा हुआ है, क्या लिखा है? समस्त पद, है ना। चौराहा,
चौराहा। तो चौराहा का समास विग्रह क्या बनेगा? इसका जो समास विग्रह बनेगा, चार राहों का समूह। क्या बन जाएगा सर? चार राहों का समूह। अब इन दोनों के मतलब आपको स्पष्ट हो गए होंगे कि सर हम इसे समास विग्रह कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं? समस्त पद या सामासिक पद का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये जो दो डेफिनेशन है, इसकी परिभाषा लिखने की कतई हमें आवश्यकता नहीं है कि हम सामासिक पद या समास विग्रह की परिभाषा लिखे फिर हम उसे समझे, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है ना। बस एक चीज और होती है यहां पे जो आपको समझना है, समास में जो दो पद होते हैं, है ना, एक पद ये और एक पद ये, तो इसको क्या कहा जाता है? ध्यान से देखिएगा, एक को कहा जाता है प्रथम पद और दूसरे वाले को कहा जाता है क्या? द्वितीय पद। क्या कहा जाता है? द्वितीय पद कहा जाता है। ठीक है, या फिर हम इसे क्या कहते हैं? पहला पद कह देते हैं और इस वाले को हम क्या कह देते हैं? बाद का पद कह देते हैं। क्या कह देते हैं? बाद का पद। अगर बाद का पद नहीं मिलेगा तो कई बार मिल जाएगा क्या? पर पद मिल जाएगा, है ना। एक चीज और मिलेगा आपको इसमें मिल जाएगा, इसे हम पूर्व पद कई जगह कह देंगे और इसे हम क्या कह देंगे? उत्तर पद का भी नाम दे देते हैं। ठीक है सर, उत्तर पद कह देते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो दो पदों के अलग अलग नाम हैं, इनकी परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब जो हमारा मेन काम है, जो हमारा इंपॉर्टेंट काम है, वो हमारा काम ये है, समास के भेद देखा जाए, समास के कुल कितने भेद होते हैं, यहीं से हमारी कहानी आगे बढ़ने वाली है। ठीक है, तो चलिए सर देख लेते हैं जल्दी से एक बार समास के कुल कितने भेद होते हैं। समास के भेदों की हम चर्चा कर लेते हैं कि साहब समास के इतने भेद होते हैं, वहीं से हम शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और लिखते हैं सबसे पहले समास के भेद के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिएगा सभी लोग। अच्छा, ये नोट जरूर करते जाना, अपनी जैसी आप नोट्स बना रहे हो ना, वो नोट्स में ये सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। बिना लिखे आपका काम नहीं चलने वाला है, ये बिल्कुल मैं क्लियर बता दूं आपको कि लिखना ही लिखना पड़ेगा, है ना। बिना लिखे आपका काम नहीं चलेगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीजें आपको यहां पे मैं एक्स्ट्रा भी लिखा दूं, है ना, जो आपको यहां वहां नहीं मिलने वाली होंगी। ठीक है, चलो देखिए, सबसे पहले हम यहां पे हेडिंग डाल लेते हैं समास के भेद के बारे में। समास के कुल कितने भेद होते हैं? नंबर 1, अगली स्लाइड में क्या आता है? समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है कौन सा? अव्ययी भाव। ठीक है, अव्ययी भाव समास हो गया हमारा। इसके बाद में अगला आ जाता है हमारा कौन सा? तत्पुरुष समास। कौन सा होता है? तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद अव्ययी भाव समास हो गया। अव्ययी भाव समास के बाद में जो हमारा अगला भेद आएगा, ये हमारा कौन सा भेद हो जाएगा? तो अगले वाले को हम कर्मधारय मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कर्मधारय समास मान लेते हैं। कर्मधारय के बाद में हमारा एक और समास आएगा जिसको हम मान लेते हैं कौन सा? कि साहब ये हमारा द्विगु समास है। द्विगु समास के बाद में हम एक और भेद ले लेते हैं। द्विगु के बाद में अगला आ जाता है हमारा कौन सा? द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व। ध्यान देना, यहां पर जो हमने दंड नहीं लिखा, डा में वा लगाया है, दा आधा ना वा, फिर दा में आधा वा, और ठीक है, इस प्रकार से द्वंद्व समास। अब इसके बाद में जो अगला जाता है, ये हमारा कहलाता है कौन सा? बहुब्रीहि समास। कौन सा है सर? ये बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप लोगों को समास के भेद देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये हमारे कुल 6 प्रकार से समास के यहाँ पर भेद दिख जाएंगे। कितने भेद हैं? 6 भेद आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब इनमें सबसे पहले नंबर पे जो हम पढ़ने वाले हैं, अव्ययी भाव समास पढ़ेंगे, फिर तत्पुरुष समास पढ़ेंगे, फिर कर्मधारय समास पढ़ेंगे, फिर द्विगु समास पढ़ेंगे, फिर इसके बाद द्वंद्व समास पढ़ेंगे, और 6वें नंबर पर जब हम पहुंचेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कौन सा? बहुब्रीहि समास आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ अभी हम कंप्लीट करने वाले हैं। हेडिंग डाल लेते हैं। नंबर 1 के साथ में सबसे पहला हमारा जो आ जाएगा वो अव्ययी भाव समास। ठीक है, चलिए नंबर 1 सबसे पहला समास हमारा आता है जिसका नाम है अव्ययी भाव। क्या नाम है? अव्ययी भाव समास। अब देखो, अव्ययी भाव समास की 2-3 परिभाषाएं हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसकी परिभाषा अगर आप पढ़ लोगे तो कुछ रट्टा मारने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। 3-4 इसकी ट्रिक बता देता हूं। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, अब प्रधानता से क्या आशय होता है ये भी थोड़ा सा समझ लेना, है ना। पद प्रधान की भी एक अलग कहानी होती है। ठीक है, एक होता है क्या? प्रधान होता है पद, है ना। पद होते हैं और पद में क्या होती है? एक चीज प्रधान होती है और एक चीज गौण होती है। ठीक है, तो प्रधान शब्द का मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट हो, जो मुख्य हो, और गौण शब्द का मतलब होता है जो निम्न हो।
ठीक है। तो अब देखो क्या होता है कि जब भी कभी दो चीजें होंगी तो उनमें से एक कोई चीज होगी वो इंपॉर्टेंट होगी, वो मुख्य होगी, और जो दूसरी चीज होगी वो क्या होगी, थोड़ा सा निम्न होगी। कई बार दोनों चीजें प्रधान हो जाएंगी, जैसे माता पिता में बड़ा कौन, कोई बड़ा नहीं, दोनों बराबर होते हैं, तो दोनों पद प्रधान हो गए। कई बार होगा कि दोनों ही पद प्रधान नहीं होंगे, दोनों ही पद निम्न होंगे, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होगा। तो इस प्रकार से प्रधानता और गौणता की बात आती है। प्रधान शब्द का मतलब होता है मुख्य, उच्च, और गौण का मतलब होता है निम्न, और कोई ज्यादा यहां पर विशेष इसका मतलब है नहीं। अब बेभाव समास देखिए, तीन चार परिभाषाएं बदलता हूं। क्या परिभाषा है, जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो, क्या है, जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो, क्या हो, प्रथम पद क्या हो सर, तो ध्यान से देखते जाइएगा, जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो। एक परिभाषा ये हो गई। एक और परिभाषा, जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो, जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो, प्रथम पद क्या हो, अव्यय हो। अव्यय क्या होता है, तो ये मैं आगे अभी आपको पढ़ाऊंगा, अव्यय का टॉपिक है ना। प्रथम पद क्या हो, जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो, अव्यय हो, ठीक है। ये एक और परिभाषा। अथवा एक और परिभाषा आ जाएगी, जिस समास का प्रथम पद उपसर्ग हो, क्या हो, प्रथम पद उपसर्ग हो जाए, ठीक है। उपसर्ग क्या है ये भी आपको बताऊंगा अभी। फिर एक और चीज है, जिस समास के दोनों पद एक समान हो, प्रधान नहीं बोल रहा, एक समान बोल रहा है, जिस समास के दोनों पद एक समान हो, एक समान हो, जैसे जैसे क्या हो जाए बताता, है ना। वहां पर हमारा कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। अब इन सब की मीनिंग मैं आपको समझा देता हूं, इन सब का मीनिंग क्या होता है। जैसे सबसे पहले कहा गया, जिस समास का प्रथम पद क्या होगा, प्रधान होगा। प्रधान होने से क्या आशय है यहां पर, कि जिस समास का प्रथम पद मुख्य होगा वही हमारा अव्ययी भाव समास होगा। अगर इससे नहीं पहचान पाते तो फिर क्या करोगे, पता कर लो कि जिस समास का प्रथम पद क्या है, अव्यय है। अव्यय क्या होता है, तो अव्यय जब हम पढ़ते हैं यहां पर शब्द भेद, वहां पर पढ़ते हैं विकारी और अविकारी। तो अविकारी शब्दों को अव्यय कहा जाता है, जिनमें लिंग वचन काल कारक के कारण परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय के चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। इस प्रकार से अव्यय के कुल चार भेद होते हैं, ठीक है। ये हो गई बात। अब अगली बात आई कि साहब यहां पे अव्यय क्या होता है, जिनमें कोई परिवर्तन ही ना हो वही है अव्यय। तो हम शब्द भेद वाले टॉपिक में अव्यय को और देखेंगे बहुत डिटेल से। फिर बात आती है उपसर्ग, जिसका प्रथम पद क्या हो, अगर उपसर्ग हो वह भी हमारा क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो उपसर्ग क्या होता है, वे शब्दांश जो शब्दों के आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। प्रत्येक उपसर्ग का स्वयं का अर्थ होता है, मतलब कुछ ऐसे शब्दांश होते हैं, शब्दांश मतलब शब्द के टुकड़े, शब्द के अंश, कि जो शब्दों के आगे जुड़कर उस शब्द का मतलब ही बदल देते हैं। जैसे कहा जाए क्या, क्या कहा जाए, अमर, अजर, ये आ क्या था, उपसर्ग था, है ना। आ आ अनु आदि अभि अप अब उत उद उप दुर दुस दु निर निस नी प्रा प्रति परा परि सु भी सम, ये सब उपसर्ग हैं। तो जितने भी उपसर्ग अगर किसी शब्द के आगे लगे हैं और वह समास में आया है, इसका मतलब वह अव्ययी भाव समास कहलाएगा। एक और बात, सब कहते हो आपकी एक समान हो, दोनों पर अगर एक समान हो तो वो भी आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो ये कैसे बन जाएगा, तो सर ये भी बनता है अव्ययी भाव समास, और इसके भी मैं आपको उदाहरण लिखाने वाला हूं, इसके भी मैं आपको उदाहरण लिखाऊंगा, ठीक है। इसके उदाहरण कैसे बनेंगे वो भी चीजें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर यहां पे आ जाता है उदाहरण, हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए ये हो गई परिभाषा, परिभाषाएं बता दी, है ना। अब पहचानने का एक तरीका और बता देते, इसके लिए नोट लगा देता हूं कि अगर आपको परिभाषा नहीं पढ़नी उसके बाद भी पहचान बता देता हूं, है ना। कि जिस समास का प्रथम पद, जिस समास के प्रथम पद में क्या आ जाए, आ, अनु, प्रति, हर, भर, यथा, यथा, यावत, बे इत्यादि आ जाए, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है।
क्या होता है वहां पर? अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है सर, ये हो गई परिभाषा अव्ययी भाव समास की। ये लिख लेना जरूर, सारी चीजें लिख लेना। अगर मान लीजिए कि किसी भी समास के प्रथम पद में इतनी सारी चीजें आ जाती, क्या क्या आ जाता है? आ जाए, अनु आ जाए, प्रति आ जाए, हर आ जाए, भर आ जाए, यथा आ जाए, यावत आ जाए, या फिर बे आ जाए, तो वो हमारा कौन सा समास कहलाएगा? अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है, इसे कहा जाता है अव्ययी भाव समास की परिभाषा। ठीक है, चलो अब हम इसके लिखने वाले हैं क्या? उदाहरण। जल्दी जल्दी से फटाफट हम इसके उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे तो उदाहरण क्या लिखा है? उदाहरण स्वरूप हम देख लेते हैं यहां पर। उदाहरण में आजीवन, ये सामासिक पद है। ठीक है, यहां पर ये हमारा क्या है? सामासिक पद। और इधर हमें क्या करना है? इसका समास विग्रह। क्या करना है सर? इसका हमें यहां पर समास विग्रह। आजीवन लिखा है तो आजीवन का क्या बन जाएगा यहां पर? जीवन भर, है ना? जीवन भर, जीवन भर। आ लगा है आगे तो अव्ययी भाव समास है। जैसे लिखा है आजन्म, क्या लिखा है? आजन्म, तो क्या हो जाएगा आजन्म में यहां पर? तो आजन्म हो जाएगा जन्म से लेकर। कब से? जन्म से लेकर, है ना? जन्म से लेकर। इसी प्रकार से और उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे लिखा है यथा समय, क्या लिखा है सर? यथा समय। तो यथा समय मतलब क्या हो जाएगा सर? समय के अनुसार। किसके अनुसार? समय के अनुसार। तो ये हो जाएगी साहब कहानी आपकी। फिर इसके बाद में हम आगे चलते हैं। लिखा है बेलाग, तो बेलाग का बनेगा सर क्या? बिना लाग के। क्या बनेगा? बिना लाग के। ठीक है, ये हो गई कहानी। अगली देखते हैं भरपेट, तो भरपेट का क्या बनेगा सर? तो भरपेट का बन जाएगा पेट भर के, पेट भर के। ठीक है सर, ये हो जाएगा। अगला और देखते जाइएगा। मान लीजिए लिखा है अनुरूप, अनु लग गया आगे तो अनुरूप, तो अनुरूप क्या बनेगा? रूप के अनुसार। क्या बन जाएगा? रूप के अनुसार, ये बना लीजिएगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार से अब हमने एक परिभाषा ये लिखाई थी। क्या लिखाई थी? कि एक समान हो, दोनों पद एक समान हो। तो दोनों पद एक समान कैसे होता है? ये है हाथों हाथ, हाथों हाथ एक जैसा है ना? हाथों हाथ, तो हाथ ही हाथ से। क्या बनेगा इसका विग्रह? हाथ ही हाथ से, हाथ ही हाथ से। फिर इसी प्रकार से अगर लिख जाए बातों बात या रातों रात, क्या है? रातों रात, तो रात ही रात में। क्या बनेगा? रात ही रात में। इस प्रकार से यहां पर हमारा ये हो जाएगा कौन सा? अव्ययी भाव समास समाप्त। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा कौन सा? अव्ययी भाव समास पूरी तरीके से समाप्त। अब हम बढ़ जाते हैं अव्ययी भाव समास के बाद में अगले दूसरे नंबर के समास पर आ जाते हैं। तब तक आप लोग ये सारे उदाहरण इसके लिख लीजिए। हालांकि वैसे तो उदाहरण मेरे पास में बहुत सारे हैं, और भी दे दूंगा उदाहरण, परंतु इतने लिख लीजिए, ये आपके लिए मोर देन सफिशियंट होंगे। ठीक है, ये मोर देन सफिशियंट होंगे, इससे ज्यादा उदाहरण आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। बस इतने ही उदाहरण आप लोग लिख लीजिए, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और अगले समास को हम देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और अगले हम समास को देखने का यहां पर प्रयास करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा कौन सा समास लिखा था उसको देख लेते हैं। कौन सा लिखा था देखिए जरा। हाँ, दूसरे नंबर पे आया था तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए हेडिंग डालते हैं नंबर 2 तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा लिखी जाए साहब, क्या परिभाषा है तत्पुरुष समास की? एक बार, है ना, ये परिभाषा हम यहां पर लिख लेते हैं। तत्पुरुष समास के बारे में क्या परिभाषा है तत्पुरुष समास की? देखिए, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, परिभाषा है जिस समास का उत्तर पद, पूर्व पद नहीं बोल रहा, अब उत्तर पद बोल रहा। उत्तर पद माने बाद का पद ना। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, क्या कह रहा है? जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है ना, प्रधान होता है, तथा दोनों पदों के बीच, तथा दोनों पदों के बीच, दो पद होते हैं ना जो, तथा दोनों पदों के बीच कारक विभक्ति चिन्ह। इसका कारक विभक्ति, दोनों पदों के बीच कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोनों पदों के बीच किसका प्रयोग किया जाता है? कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वहां तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है वहां? तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, वहां तत्पुरुष समास होता है।
ये हो गई साहब परिभाषा हमारी इसकी कंप्लीट। ठीक है, ये लीजिए, इसकी हो गई हमारी पूरी कंप्लीट परिभाषा तत्पुरुष समास की। अब तत्पुरुष समास में एक बड़ी बात है, तत्पुरुष समास के आपको यहां पर भेद पढ़ने पड़ते हैं। क्या पढ़ने पड़ते हैं? तत्पुरुष समास के यहां पर भेद पढ़ने पड़ते हैं। कैसे भेद आते हैं? तो देखिए, कहा गया कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान होगा, यानी कि इस समास का बाद वाला पद प्रधान होगा, दूसरा पद प्रधान होगा, अंतिम पद प्रधान होगा। दूसरा मतलब बाद वाला, यानी अंतिम वाला, यानी लास्ट वाला। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा यहां पर? तो उसे कह दिया जाएगा यहां पर कौन सा समास? तत्पुरुष समास। लेकिन एक चीज और आई है कि यहां पर कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है सर? कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो अब यहीं पर हम एक चीज और समझ लेते हैं कि साहब कारक क्या होता है। ठीक है, यहीं पे हम इसकी के लिए समझ लेते हैं कारक क्या होता है, कारक का यूज कैसे होगा। तो क्या है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद प्रयोग किया जाने वाला क्या है? देखिए, यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के बाद क्या रहेगा? संज्ञा या फिर क्या रहेगा? सर्वनाम। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद प्रयोग किए जाने वाले शब्द, प्रयोग किए जाने वाले, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद प्रयोग किए जाने वाले विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह कारक विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कारक विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। कारक विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं, कारक विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। ये हो गई साहब परिभाषा कंप्लीट किसकी? कारक की। कारक का मतलब क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम के बाद जिन चिन्हों का प्रयोग होता है वही कारक विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। और ये कारक की संख्या हिंदी में कितनी होती है? 8 होती है। एक चीज और देखिएगा, हिंदी में कारक की संख्या 8 है। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हिंदी में कारक की संख्या 8 होती है। हिंदी में कारक विभक्ति, हिंदी में कारक की संख्या, हिंदी में कारक की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है ना। परंतु समास में 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। परंतु समास में 6 कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कितने? 6 कारक चिन्हों का, ध्यान से देखते जाना, कितने? 6 कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। 6 कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये हो गई बात। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्या बोला मैंने यहाँ पे? अभी आप लोगों को जितनी चीजें बोली ये सारी चीजें जाना है आगे। चलिए देखिए, क्या बोला अभी मैंने यहाँ पे कारक के बारे में। ठीक है, कारक के बारे में जो हमने यहाँ पे आपसे बात करी है, क्या कहा है? परिभाषा सिंपल सी बता दी कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद इनका प्रयोग किया जाता है। हिंदी में तो वैसे कारक की संख्या 8 होती है, लेकिन समास में कितने कारक चिन्ह होते हैं? तो समास में केवल 6 कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समास में 6 कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब ये जो 6 कारक चिन्ह समास में प्रयोग किए जाते हैं, इन 6 कारक चिन्हों के बारे में हम और देख लेते हैं। जल्दी से एक बार इसका प्रॉपर बना लेते हैं सिनॉप्सिस। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? कारक। ठीक है, फिर इसके बाद में विभक्ति और इसके चिन्ह लिख लेते हैं। ठीक है, ये विभक्ति हो जाएगी, फिर इसके बाद में कारक हो जाएगा। ठीक है, और कारक के बाद में क्या आ जाएगा? अपना यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो विभक्ति बना लीजिए, कारक बना लीजिए और चिन्ह बना लीजिए। ये हमारा पूरा पार्ट बना लेते हैं। वैसे होते 8 हैं, पर पढ़ना हमें कितना है? 6 है, क्योंकि समास के लिए 6 ही पढ़े जाएंगे, है ना। समास के लिए कितने पढ़े जाएंगे? 6 पढ़े जाएंगे। नंबर 1, सबसे पहले यहां पर जो विभक्ति आएगी सर, ये आएगी प्रथमा विभक्ति। कौन सी आ जाएगी? प्रथमा विभक्ति। प्रथमा के बाद जो आएगी यह कौन सी आएगी? द्वितीय विभक्ति। ठीक है, द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। द्वितीय विभक्ति के बाद कौन सी आ जाएगी सर? तो द्वितीय के बाद में यहां पर तृतीय विभक्ति आ जाएगी। बनाते जाइए, सारे के सारे बन जाएंगे, है ना। तृतीय विभक्ति आ जाएगी। तृतीय के बाद में आ जाएगी कौन सी? अपनी चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी। लिखते जाओ, मैं बोलते जा रहा हूं, है ना, बनाते जाओ।
चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी। चतुर्थी के बाद कौन सी आ जाएगी? पंचम विभक्ति आ जाएगी। ठीक है, पंचम विभक्ति के बाद कौन सी आ जाएगी? तो षष्ठी आ जाएगी, है ना, षष्ठी आ जाएगी, मतलब छठवीं विभक्ति आ जाएगी। फिर इसके बाद में आएगी हमारी कौन सी? तो सप्तम आ जाएगी। कौन सी? सप्तम आ जाएगी। और सप्तम के बाद में लास्ट में आ जाएगी अष्टम विभक्ति। ठीक है, अब हम इसका नाम लिख लेते हैं प्रॉपर कि किस विभक्ति का क्या नाम है। इन विभक्तियों का नाम भी एक बार देख लेते हैं। जैसे प्रथमा, प्रथमा में हमारे साथ यहां पर आएगी कौन सी विभक्ति? तो सबसे पहले कर्ता, कर्ता कारक, चिन्ह क्या है? ने, कर्ता ने। फिर कर्म कारक, तो चिन्ह क्या है? कर्म को। फिर आएगा करण कारक। यहां से प्रश्न आया था इस बार आपके लिए, है ना, एक ही प्रश्न था पूरी परीक्षा में, केवल एक था, और वो भी समास से, और समास में भी वो करण से था। तो करण में क्या हो जाएगा? से अथवा के द्वारा, ये दो इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं, है ना, करण। फिर कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, क्या हो जाएगा? संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। इसके बाद में आ जाएगा क्या? अपादान। क्या आ जाएगा सर? अपादान। तो अपादान हो जाएगा से, और अपादान से, ये से अलग है और ये से अलग है। ये से दो पदों को अलग करने के लिए, किसके लिए? दो पदों को अलग करने के लिए, अलग करने में, है ना, दो पदों को अलग करने में, ध्यान से देखना। और ये वाला से क्या करता है? दो पदों को जोड़ता है। क्या करता है? दो पदों को जोड़ने में, ध्यान से देख लो, इसको लिख लेना, दो पदों को जोड़ने में ये वाले से का काम है, और इस से का काम है दो पदों को अलग करने में, है ना, अपादान से अलग होने के अर्थ में। फिर इसके बाद में संबंध का, के, की, संबंध आएगा, का, के और की, ये तीन चिन्ह है ना, संबंध का, के, की। सप्तम में आएगा अधिकरण, और अधिकरण का चिन्ह है में और पर। क्या है इसका चिन्ह? में और पर। फिर आता है लास्ट में यहाँ पे संबोधन, जिसका कोई काम नहीं है। संबोधन में आ जाता है क्या? हे और अरे। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता दूं जो मैंने लिखाई थी, कि यहां पर कारक तो 6 होते हैं पर समास में 8 होते हैं, पर समास में 6 प्रयोग होते हैं। मतलब प्रथम प्रयोग नहीं होगा और अष्टम प्रयोग नहीं होगा, कर्ता कारक का प्रयोग नहीं होगा और संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर ये 6 जो भाग लिखे हैं, ये 6 जो भेद लिखे हैं, केवल और केवल यही 6 भेद हमें कंप्लीट करने हैं। ध्यान देना, ठीक है, केवल और केवल यही 6 भेद हमें यहाँ पर पढ़ने होंगे। मतलब कर्म से लेकर अधिकरण तक के पढ़ने हैं और कोई नहीं। तो ये जो हमारा पार्ट आएगा तत्पुरुष समास का जो भेद, ये हम अगले सेशन में करने वाले हैं। ठीक है, समास के ऐसा करेंगे कि हम टुकड़े टुकड़े में आधे घंटे के, मतलब इस प्रकार से करीब 5 लेक्चर 5 सेशन बना देंगे, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। मुलाकात करेंगे आपसे अगले सेशन में, जहां पे हम तत्पुरुष समास के भेद पढ़ेंगे, कर्मधारय समास पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में और अगला सेशन तो द्विगु आएगा और द्वंद्व आएगा और बहुब्रीहि आ जाएगा। तो ऐसे करके 2 और सेशन लेके आ जाएंगे, तो टोटल 3 या 4 सेशन में कंप्लीट कर देंगे। अभी के लिए फिलहाल हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।